खुद पर रख यकीन, वक्त भी झुक जाएगा, हर सपना तेरा सच हो जाएगा, मंजिल मिलेगी सब्र के साथ, बस चलते रहे तू पाएगा, तू पाएगा। चलो बच्चों, अपन इस मोटिवेशन के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्रॉप जिसका नाम है वीट। ये अपनी थर्ड क्लास है वीट की। अपन ने स्टार्टिंग की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। इस क्लास में अपन वीट क्रॉप को खत्म करेंगे। बड़ी क्रॉप है इसलिए ये 3 क्लासेस में कंप्लीट हो रही है। आगे जो क्रॉप्स है वो छोटी है तो ज़्यादा समय अपने को लगेगा नहीं। तो चलो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं वीट क्रॉप को। पहले अपन थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं जो अपन ने पहले की 2 क्लासेस में पढ़ा है, और उसके बाद में अपन आज इस क्रॉप को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो अपन ने पढ़ा कि वीट है जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जो वीट है उसको अपन बोलते हैं किंग ऑफ सीरियल क्रॉप। ठीक है, अपन ने इसका साइंटिफिक नेम देख लिया, ट्रिटिकम एस्टिवम बोला जाता है। फैमिली इसकी ग्रेमिनिया पोएसी होती है, और इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है बच्चों, साउथ वेस्ट एशिया होता है। अपन ने राइस का ओरिजिन प्लेस देखा था साउथ ईस्ट एशिया, और वीट का क्या होता है बच्चों, साउथ वेस्ट एशिया ओरिजिन प्लेस होता है। अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर चाइना आता है, सेकंड रैंक पर इंडिया है। वहीं अगर अपन एरिया में देखें वर्ल्ड वाइड, फर्स्ट रैंक पर इंडिया है, सेकंड रैंक पर चाइना है। प्रोडक्टिविटी यूनाइटेड किंगडम की और फिर जर्मनी की है। लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री कौन है वीट की, चाइना। चाइना के बाद में इजिप्ट, और उसके बाद में अपने आता है इंडोनेशिया। अगर अपन इंडिया में देखें बच्चों तो यूपी उत्तर प्रदेश है वो एरिया और प्रोडक्शन दोनों में फर्स्ट रैंक पर है। राजस्थान प्रोडक्शन में 5th पर और एरिया में 4th रैंक पर आता है। अगर अपन ने देखा वीट की प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर कितनी है, वो है बच्चों 36 क्विंटल पर हेक्टेयर। और पंजाब है उसकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है इंडिया के अंदर, वो कितनी है बच्चों, 47.12 क्विंटल पर हेक्टेयर। फिर अपन देखते हैं वीट के कंपोजिशन को। तो अपन ने देखा वीट में जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होती है ना, वो होती है बच्चों 60 to 68%। वहीं प्रोटीन कंटेंट होता है 8 to 15%, और फैट होता है 1.5 to 2%। वीट का ओरिजिन प्लेस अपन ने देख रखा है साउथ वेस्ट एशिया है। बट अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए, जो डिप्लॉयड वीट है उसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या होता है बच्चों, एशिया माइनर। टेट्राप्लॉयड का एप्सियाना या अफ्रीका, और हेक्साप्लॉयड को होता है अपने एशिया। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन ने देखा वीट की टोटल 18 स्पीसीज है, उसमें से 12 क्या है अपने कल्टिवेटेड स्पीसीज है। अगर अपन देखें डिप्लॉयड स्पीसीज की, तो डिप्लॉयड स्पीसीज में अपने आता है क्या, इनकॉर्न वीट, ठीक है, एजिलोपस स्पेल्टोइडस और एजिलोपस स्क्वेरोसा। अपन ने देखा टेट्राप्लॉयड वीट की भी 3 स्पीसीज है, इमर वीट, मैक्रोनी वीट और रिवर्ट वीट। फिर अपन ने पढ़ा बच्चों हेक्साप्लॉयड वीट, जिसमें स्पेशली अपन को याद रखना पड़ता है कॉमन ब्रेड वीट के बारे में और एक इंडियन वीट के बारे में। इंडियन वीट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम स्पेरेकोकम। ये अपने इंडियन वीट है बच्चों, वो क्या है, हेक्साप्लॉयड वीट है। अगर अपन जर्म प्लाज्म कलेक्शन देखें वीट का, तो हमने जो कॉमन ब्रेड वीट है, जो अपने हेक्साप्लॉयड वीट है, उसका अपने जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कहाँ होता है बच्चों, सिमिट मैक्सिको में। वही अपने जो टेट्राप्लॉयड वीट है, फोरक्स वीट है, उसका अपने होता है इकार्डा बेरेट लेबनान में, जो पहले सीरिया में था, अब कहाँ पर है इकार्डा इंस्टीट्यूशन, अपने बेरेट लेबनान के अंदर है। फिर अपन ने देखा इंडिया में मेनली अपन 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज है वीट की, ठीक है, जिनको अपन क्या करते हैं, मेनली ग्रो करते हैं। एक का नाम क्या है हमने, ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर अपन ने पढ़ा ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम से अपन क्या बनाते हैं बच्चों, पास्ता बनाते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने देखा ट्रिटिकम डाइकोकम के बारे में, जिसके अंदर अपने प्रोटीन पाया जाता है कितना, 30%, 13%। फिर अपन ने पढ़ा इंडियन वीट, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पेरोकोकम, जो अपने कम कल्टीवेशन होता है, नेग्लिजिबल कल्टीवेशन होता है इसका। फिर अपन ने पढ़ा बच्चों वीट के प्लांट के बारे में। तो हमने देखा वीट का जो इन्फ्लोरेंस है वो स्पाइक टाइप का होता है। एक स्पाइक में 15 से 20 स्पाइकलेट होती है, और एक स्पाइकलेट में 1 to 5 फ्लोरेट्स होती है। वीट में 5 to 6 नोड्यूल्स अपने पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा बच्चों मेजर ग्रोथ स्टेजेस। अपन ने देखा वीट के जर्मिनेशन के लिए 5 to 7 डेज चाहिए होते हैं। वीट क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज वीट में आती है 20 to 25 डेज बाद में।
टिलरिंग स्टेज 15 से 45 डेज में आती है। जॉइंटिंग स्टेज आती है बच्चों 45 टू 60 डेज आफ्टर सोइंग। और वहीं रिप्रोडक्टिव फेज अपन ने पढ़ी 70 टू 85 डेज के बाद में आती है। अपन ने देखा वीट के अपने 6 ग्रोइंग जोन है। फर्स्ट है उसका नाम क्या है, नॉर्थ हिली जोन। फिर अपन ने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट जोन। फिर अपन ने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट प्लेन, सेंट्रल प्लेन, फिर पेनिसुलेटा प्लेन और साउथर्न हिल जोन के बारे में देखा। हमने देखा वीट की वैरायटी डेवलपमेंट के बारे में। वीट की जो सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटीज है वो कहाँ डेवलप की गई बच्चों, मैक्सिको में, जो कहाँ पर है, सिमिट में। ये अपने जापानीज वेराइटीज है, जापानीज लाइन है, इसमें नोरिन 10 का यूज किया गया। इसकी वजह से सेमी ड्वार्फ जो वेराइटीज है उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड अपने ग्रीन रेवोल्यूशन आते हैं। ठीक है, इसको अपन वीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसकी वजह से अपने जो वीट है उसका प्रोडक्शन बच्चों 2 to 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। अपने जो टॉल वेराइटीज थी पहले उनमें हमने लोजिंग की समस्या पाई जाती थी, बट जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज है ना उसमें लोजिंग की समस्या खत्म हो गई। अपने जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज है उनको डेवलप करने वाले कौन थे बच्चों, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इनको वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं। फिर अपने डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है वो एम एस स्वामीनाथन से मिलते हैं, और एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। उन्होंने क्या किया, नॉर्मन ई बोरलॉग ने इंडिया के अंदर कुछ वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को इंट्रोड्यूस कराया, जिनका नाम है सोनेरो 64 और लरमा रोजो। ये 1965 में आती है। अपने 1800 टन अपने वीट के जो सीड है उनको इंडिया के अंदर लाया गया, और 1966 में इंडिया में क्या आ गया बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। पहले अपन ने पढ़ी जो वीट की वेराइटीज थी ना उनका जो अपने मेक्सिको में डेवलप की गई मैक्सिकन वीट वेराइटीज है वो अपने रेड कलर की थी। पर बाद में इनमें क्रॉसिंग करके जो वेराइटी डेवलप की गई वो अपने कौन सी, अंबर कलर की। जैसे अपने कल्याण सोना है, सफ़ेद लरमा है, सरबती सोनेरो है, सब के सब अपने अंबर कलर्ड वेराइटीज है। एक अपने सरबती सोनेरो वेराइटी के बारे में देखा, इसको डेवलप किया था अपने किसने, एम एस स्वामीनाथन ने। एम एस स्वामीनाथन ने डेवलप किया इसको। ठीक है, और किससे डेवलप किया था, सोनेरो 64 वेराइटी से। अपन ने फिर कुछ वीट की पॉपुलर वेराइटीज देखी, जैसे अपने लोक वन, मेघदूत, इस तरह से मुक्ता, कुंदन, बहुत सारी वेराइटीज। हमने देखा वीट की जो डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज है उनका नाम क्या है, अपने कल्याण सोना, सफ़ेद लरमा और सरबती सोनेरो है। वहीं फर्स्ट ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी है उसका नाम UP301 है, जो 1970 में आती है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी का नाम हमने हीरा मोती लाल बादशाह है। हमने देखा HD सीरीज है, उसका मतलब हाइब्रिड एली है, बट ये अपने हाइब्रिड वेराइटी नहीं होती है। और साल्ट टॉलरेंट वेराइटी अपन ने देखी जिनका नाम क्या है, अपने KRL 213 और KRL 2110। फिर अपन ने देखा बच्चों सरबती वीट, जो अपने मध्य प्रदेश में मेनली ग्रो होता है, स्वीटर टेस्ट वाला अपने वीट है। हमने देखा वीट के लिए जो क्लाइमेट के बारे में अपन ने पढ़ा, वीट है ये अपने रबी सीजन की क्रॉप है। ठीक है, इसको अपन मेनली अपन सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में अपन ग्रो कर सकते हैं। इसके जर्मिनेशन के लिए 20 टू 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। वहीं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बच्चों 16 टू 22 डिग्री, और ग्रोथ के लिए 16 टू 20 डिग्री, और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है बच्चों 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर। हमने देखा अगर 25 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ग्रेन क्या हो जाएंगे, अपने स्मॉल साइज के हो जाएंगे। हमने पढ़ा बच्चों वीट के लिए जो ग्रोइंग डिग्री डे है वो होता है अपने 1550 टू 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वीट के एंथेसिस के लिए या फ्लोरिंग के लिए अपने 800 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बच्चों स्प्रिंग और जो विंटर वीट है दोनों में डिफरेंस। स्प्रिंग वीट है वो लॉन्ग डे फोटोसिंथेसिस को चाहिए होता है, लॉन्ग डे फोटो पीरियडिज्म चाहिए होता है। वही विंटर जो वीट होता है उसको अपने उसको भी लॉन्ग डे फोटो पीरियडिज्म के साथ में क्या चाहिए होता है बच्चों, वर्नेलाइजेशन, मतलब जर्मिनेशन के टाइम पर कोल्ड ट्रीटमेंट। वही अपने जो स्प्रिंग वीट है वो अपने 100 टू 130 डेज के अंदर अपने कंप्लीट इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। वही अपने जो विंटर वीट है बच्चों वो 180 टू 250 डेज के अंदर अपने तैयार होता है, और इसमें डोरमेंसी भी होती है। और मेनली अपने जो टेम्परेट रीजन वाली जो कंट्रीज है, जैसे अपने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, यहाँ पर अपने ग्रो होता है। फिर हमने पढ़ा बच्चों वीट के सोइंग के बारे में। वीट की जो सोइंग है वो मेनली 15 अक्टूबर में की जाती है। अगर अपने इरिगेटेड लैंड है तो अपन 1 से 15 नवंबर के बीच में भी कर सकते हैं।
अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो तो आप 15 दिसंबर के बीच में कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा बच्चों अलग अलग सीड रेट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल सीड रेट है वो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए होती है। लेट सोइंग के लिए 125 किलोग्राम, डिबलिंग में 25 से 30 किलोग्राम, और FIRB फ्रो इरीगेटेड राइस बेड सिस्टम के लिए 75 kg पर हेक्टेयर। वही अपने SWI जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन के लिए 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट चाहिए होती है। फिर हमने पढ़ा बच्चों वीट की जो सोइंग के लिए जो डेप्थ है वो 5 ± 2 सेंटीमीटर चाहिए होती है। ये अपने सोइल की जो डेप्थ है या सीड की जो डेप्थ है वो डिपेंड करती है बच्चों कोलियोप्टाइल की लेंथ के ऊपर। ठीक है, अपन ने देखा जो टोल वेराइटीज है ना उसकी कोलियोप्टाइल की जो लेंथ होती है वो 6 to 7 सेंटीमीटर होती है। सिंगल जीन वार वेराइटी में 5 to 6 सेंटीमीटर, डबल जीन में 5 सेंटीमीटर और ट्रिपल जीन में होती है बच्चों 4 सेंटीमीटर। फिर अपन ने देखा स्पेसिंग के बारे में, नॉर्मल अपने इरिगेटेड फील्ड में 22.5 to 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग होती है, वही रेन फीड एरिया में बच्चों होती है 25 to 30 सेंटीमीटर से 5 से 6 सेंटीमीटर, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। फिर अपन ने डिफरेंट डिफरेंट सोइंग के मेथड देखे, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग है वो प्रिमिटिव मेथड है, इसमें अपने को 25% अपने को सीड ज़्यादा सोन करने पड़ते हैं। बिहाइंड द प्लो मेथड में अपने आता है कौन सा, केरा मेथड, और एक आता है अपने पोरा मेथड। फिर अपन ने पढ़ा ड्रिलिंग में, जिसमें अपन सीड ड्रिल या फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बच्चों डिबलिंग के बारे में, जिसमें डिबलर का यूज किया जाता है। FIRB देखा अपन ने, फ्रो इरीगेटेड राइस बेड सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था बच्चों वाटर मैनेजमेंट, जिसमें अपन ने पढ़ा वीट को 4 to 6 इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल अपने 28 से 42 हेक्टेयर सेंटीमीटर वीट को अपने वाटर दिया जाता है। जो अपने 6 इरीगेशन की स्टेज है इनके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा। फर्स्ट का नाम क्या है बच्चों, क्राउन रूट इनिशिएशन। फिर अपने आती है लेट टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग एंड डफ स्टेज। ठीक है, फिर अपन ने देखा अगर अपने पास में एक इरीगेशन है तो अपन CRI स्टेज में देंगे, दो है तो CRI और लेट जॉइंटिंग में, तीन है तो CRI बूटिंग और मिल्किंग में। इस तरह से अपन ने इन चीज़ों को देखा है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों, अपने आता है मेथड ऑफ इरीगेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आता है मेथड ऑफ इरीगेशन। देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज द मोस्ट कॉमन अडेप्टेड इरीगेशन मेथड ऑफ व्हीट, फॉलो बाय द चेक बेसिन मेथड। ठीक है, देखो जो वीट है ना उसमें अपन दो तरह से अपन मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, एक तो अपने सरफेस इरिगेशन का मेथड है, उसका नाम क्या है बच्चों, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। क्या नाम है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। और सेकंड का नाम क्या है बच्चों, चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड। जो अपने बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है ना वो ज़्यादा कॉमन मेथड है। वो कौन सा मेथड है अपने, ज़्यादा कॉमन मेथड है जो वीट में काम में लिया जाता है। On sandy soil, the check basin method is preferred, where in the sandy or light soil with the sand dune or undulated topography, sprinkler irrigation is recommended. बट अगर अपने पास में बच्चों क्या है, अगर आपके पास में सैंडी सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल है तो अपन क्या करेंगे, चेक बेसिन मेथड को प्रीफर करेंगे। और अगर आपके पास में सैंडी सॉइल विद सैंड डंस है, सैंड डंस मतलब अपने जो मिट्टी के जो धोरे होते हैं, ठीक है, वो है, अगर इस तरह की आपके पास मिट्टी है तो उस कंडीशन में बच्चों स्प्रिंकलर मेथड का यूज किया जाता है, फुहारा मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। एक का नाम क्या है बच्चों, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, फिर अपने आता है चेक बेसिन मेथड, और फिर अपने आता है स्प्रिंकलर मेथड। सबसे मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो वो कौन सा है बच्चों, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। चेक बेसिन मेथड स्पेशली कहाँ यूज किया जाता है, सैंडी सॉइल में यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर अपने पास में सैंड डन है या मिट्टी के टीले हैं, है ना, और अपने एंडुलेटेड अगर टोपोग्राफी है ना, मतलब उबड़ खाबड़ अगर अपने पास में भूमि है तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों, स्प्रिंकलर मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन चले आगे तो उसका नाम है, अगला टॉपिक का नाम है न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। अब अपन देखते हैं गेहूं के अंदर न्यूट्रेंट मैनेजमेंट के रूप में क्या क्या किया जाता है। द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन व्हीट एंड राइस लीव इज 2.5%। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं बच्चों व्हीट की और उसके साथ में राइस की, तो उसके लिए इन दोनों की जो लीव्स होती है ना,
इन दोनों की जो लीव्स है उनके अंदर बच्चों 2.5% अपने नाइट्रोजन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ये अपने क्रिटिकल स्टेज होती है। सीड ट्रीटमेंट अपने किया जाता है बेसिकली अपने वीट में एजेटोबैक्टर द्वारा। अगर अपन ने बीजों का उपचार कर दिया, जो वीट के जो सीड्स है ना उनको अपन ने ट्रीटमेंट कर दिया, किसके द्वारा बच्चों? एजेटोबैक्टर के द्वारा, एजेटोबैक्टर के द्वारा। तो उसके बाद में अपने क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है, नाइट्रोजन जो अपने को ऊपर से देना पड़ेगा उसकी मात्रा अपने को क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। एक अपने आता है स्टेम मेलेनोसिस इन वीट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, एक वीट में एक डिजीज हो जाती है जो एक अपने न्यूट्रेंट की वजह से होती है, इसका नाम क्या है, कॉपर। कॉपर की कमी की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, वीट के अंदर स्टेम मेलेनोसिस हो जाता है। देखो स्टेम मेलेनोसिस को अपन इस तरह से देख सकते हैं कि इसके जैसे ये स्पाइकलेट्स है, ठीक है, इसी तरह से जो अपने स्टेम होता है उसमें इस तरह से अपने क्या हो जाता है, मेलेनोसिस हो जाता है, इस तरह से अपने ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और ये किसकी कमी से होता है बच्चों, मेनली कॉपर की कमी से होता है। ये वीट में एक न्यूट्रेंट की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्रोटिक स्ट्रिक इन द फ्लैग लीफ ऑफ द वीट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। वीट में अगर मैग्नीज की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए बच्चों, मैग्नीज जो न्यूट्रेंट है उसकी कमी हो जाए, तो उसकी वजह से होता है हमने नेक्रोटिक स्ट्रिक हो जाती है फ्लैग लीफ के अंदर। ठीक है, ये देखो अपने को दिख रहा है, ये जो फ्लैग लीफ है सबसे ऊपर वाली जो लीफ है उसमें क्या मिल जाता है अपने को, नेक्रोटिक स्ट्रिक हो जाती है। ठीक है, नेक्रोटिक स्ट्रिक हो जाती है। नेक्रोटिक मतलब जो टिश्यूज है, नेक्रोसिस बच्चों क्या होता है, टिश्यूज है वो अपने क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्स इस तरह से अपने धारियों के अंदर बन जाता है अपने। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है बच्चों, वीट की जो फ्लैग लीफ में नेक्रोटिक स्ट्रिक होता है वो अपने होता है मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पाइकलेट स्टेरिलिटी। स्पाइकलेट मीन्स इसका जो इन्फ्लोरेंस है उसमें अपने स्टेरिलिटी आ जाती है। स्पाइकलेट डिवोज टू ग्रेन्स इन वीट इज कोज टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, अगर वीट में गेहूं के अंदर कॉपर की कमी से क्या होता है बच्चों, स्पाइकलेट या जो ग्रेन्स है ना उनमें स्टेरिलिटी आ जाती है, वो आगे नई प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये अपने कॉपर की कमी से होता है। तो कॉपर की कमी से अपन ने दो डिसऑर्डर देखे, एक का नाम तो क्या है अपने स्टेम मेलानोसिस, और एक अपने क्या होता है स्पाइकलेट स्टेरिलिटी। नेक्स्ट अपने क्या होता है, करेक्शन ऑफ जिंक डेफिशिएंसी बाय द जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम, जिसमें अपने 21% अपने जिंक होता है। फोलियर स्प्रे ऑफ द जिंक सल्फेट इज 0.5%, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2.5%, 2.5 किलोग्राम सेलेक्ट लाइम इन 100 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर वीट के अंदर अपने जिंक की कमी हो, ठीक है, जिंक की कमी होना, तो अपन क्या करते हैं इसमें जिंक सल्फेट जेडेनोसोफोर का यूज करते हैं। कितनी मात्रा यूज की जाती है इसकी, 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। बट अगर आप इसका जिंक सल्फेट का अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, फोलियर स्प्रे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फोलियर स्प्रे कर रहे हो, तो आपको जिंक सल्फेट की मात्रा कितनी रखनी है, 0.5% रखनी है। ध्यान रखना, फोलियर स्प्रे करने के लिए जिंक सल्फेट की मात्रा कितनी रखी जाती है बच्चों, 0.5% रखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाइम इज एडेड टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ लीव्स। अगर लीव्स जली हुई अपने को दिखाई दे वीट के अंदर, या जलने वाली हो, या अपने को इस तरह से सिम्टम दिखाई देने लग जाए, तो अपने को किसका यूज करना चाहिए बेटो, लाइम या चूने का यूज करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, अपने जो लीव्स है उसके अंदर अपने बर्निंग सिम्टम है वो अपने को नहीं दिखाई देंगे या प्रिवेंट हो जाते हैं। तो यहाँ तक अपने देख लिया, ये अपने हो जाएगा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है बच्चों जिसका नाम है SWI, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, द इनोवेटिव वीट कल्टीवेशन अप्रोच emphasize quality seed, reduce seed rate 20 to 25 kilogram per hectare. Precise management. In India, first introduced in 2006, the achieved a 66% yield increase. Seed are sown in the 15 into 15 centimeter and 20 into 20 centimeter spacing.
एंड 2.5 to 3 सेंटीमीटर डीप यूजिंग डिबलर और पेग्स। ठीक है, तो देखो SWI जिसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, एक अपना नया मेथड है जिसमें अपन बच्चों क्या करते हैं, जो सीड रेट है ना वो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने कम यूज में ली जाती है, किसमें, SWI सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले अपने इंट्रोड्यूस कब होती है बच्चों, ये 2006 के अंदर होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे को जो इल्ड है ना वो 66% इंक्रीज होती है। ध्यान रखना, हमने सीड रेट तो कम कर दी कितनी, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जहां अपन 100 किलोग्राम सीड लेते हैं वहां अपन ने 25 किलोग्राम मतलब 75 किलोग्राम सीड ही लिए। ठीक है, और इल्ड हमारे को कितनी मिली बच्चों, 66% इंक्रीज हो गई। इसमें अपन जो स्पेसिंग है वो कितने रखते हैं, 15x15 टू 20x20 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 से अपन 20 सेंटीमीटर की अपन क्या रखते हैं बच्चों, उसमें स्पेसिंग रखते हैं, मतलब स्पेसिंग अपन अच्छी खासी रखते हैं। और जो सीड की सोइंग है ना वो भी अपन कम डेप्थ में करते हैं, मतलब 2.5 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ में अपन क्या करेंगे, सीड की सोइंग करेंगे। नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए सोइंग कितने सेंटीमीटर में की जाती है अपने, 5 सेंटीमीटर में की जाती है। बट अगर अपन जब मेथड यूज करें, इसका नाम क्या है, SWI सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन, तो उस टाइम अपने को 2.5 से 3 सेंटीमीटर अपने वीट की सीड रेट रखी जाती है। तो ये अपने हो गया जिसका नाम क्या है बच्चों, SWI सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों जिसका नाम क्या है, हार्वेस्टिंग। अब अपन देखते हैं जो वीट क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग कौन सी स्टेज में की जाती है, कब की जाती है। तो वीट क्रॉप इज हार्वेस्टेड व्हेन द ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट इज 20 to 25%। जो वीट के जो दाने होते हैं ना, वीट के जो ग्रेन्स है उनके अंदर जब मॉइस्चर 20 से 25% रहे तो उस टाइम अपन क्या करेंगे बच्चों, वीट क्रॉप की अपन हार्वेस्टिंग कर देंगे। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रेन फॉर सेफ स्टोरेज इज द 12%। जब अपन स्टोरेज करते हैं, ये तो अपने हो जाएगा क्या, हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम मॉइस्चर। ठीक है, ये अपने क्या है बच्चों, मॉइस्चर है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। जब अपन इसको स्टोरेज करते हैं ना, क्या करते हैं अपन इसको स्टोरेज करते हैं ना, उस टाइम इसका जो टेम्परेचर, उस टाइम इसका जो मॉइस्चर रहनी चाहिए वो कितनी रखी जाती है, 12% रखी जाती है। द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड एट विच द रेस्पायरेशन इंक्रीज। ठीक है, अगर देखो 14.6% अपने क्या हो जाए, मॉइस्चर कंटेंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा प्लांट्स में या सीड्स में अपने रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, रेस्पायरेशन इंक्रीज कैसे हो जाएगा अपने, जब अपने मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाए अपने 14.6% से ज़्यादा हो जाए। द प्रोटीन कंटेंट इज हाईएस्ट इन इंडियन हार्ड वीट। ठीक है, जिसमें हमने 12% पाया जाता है। ध्यान रखना, अपने जो इंडियन हार्ड वीट है ना उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है बच्चों, 12% पाया जाता है। इंडियन हार्ड वीट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है कितना, 12%। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड फॉर द सेफ स्टोरेज। देखो जो अपने ऑप्टिमम मॉइस्चर है ना सेफ स्टोरेज के लिए कितना चाहिए होता है बच्चों, लगभग 12% अपने को चाहिए होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है कि सीरियल क्रॉप है तो आपको 10 से 12% रखना है। आपके पास अगर पल्सेज है तो आप कितना रखोगे, 8 से 10% रखोगे। और आपके पास ऑयल सीड है ना तो अपने को और कम रखना पड़ेगा, कितना, 6 to 8%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों के तीनों, ध्यान रखना। सीरियल क्रॉप के अंदर अपन मॉइस्चर परसेंटेज कितना रखते हैं स्टोरेज के टाइम पर, 10 से 12%, या स्पेशली पूछा जाए तो अपन बोल सकते हैं 12%। वहीं अगर अपने पास में पल्सेज या दलहनी क्रॉप है तो 8 से 10% रखते हैं। और ऑयल सीड है तो अपन 6 से 8% अपन क्या रखते हैं, इसके अंदर मेनली स्टोरेज वाले टाइम मॉइस्चर रखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों पर्लिंग इंडेक्स के बारे में। क्या है अपने पर्लिंग इंडेक्स, हार्डनेस ऑफ द व्हीट ग्रेन इज मेजर बाय द पर्लिंग इंडेक्स। देखो अपने जो गेहूं है ना, गेहूं के जो ग्रेन्स है, गेहूं के जो दाने होते हैं, ठीक है, इसमें अपने कितने ये कितने हार्ड है। ठीक है,
ये कितने हार्ड है। तो इनके हार्डनेस को अपन किसके रूप में मेजर करते हैं बच्चों, पर्लिंग इंडेक्स के रूप में मेजर करते हैं। किसके रूप में करते हैं बच्चों, पर्लिंग इंडेक्स के रूप में अपन मेजर करते हैं। हायर पर्लिंग इंडेक्स इंडिकेट द लेस हार्डनेस ऑफ द कर्नेल, मतलब सॉफ्टर वेट। अगर पर्लिंग इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, लेस हार्डर है, मतलब क्या है, अपने जो सीड है ना वो क्या है, सॉफ्ट है, या ग्रेन क्या है अपने सॉफ्ट है। और अगर पर्लिंग इंडेक्स अपने क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रेन्स है ना वो क्या है बच्चों, हार्ड है। ठीक है। Perling index represent the percentage of the kernel weight loss due to remove of the outer layer of the grain after fixing purling time in a specialized machine called the purler। अगर आपको बच्चों पर्लिंग इंडेक्स को निकालना है ना, पर्लिंग इंडेक्स का जो परसेंटेज अगर आपको निकालना है, पता लगाना है, तो अपन एक इंस्ट्रूमेंट का काम में लेते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों, पर्लर। क्या नाम है, पर्लर। पर्लर, ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो मशीन है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पर्लर बोलते हैं। इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं जो वीट ग्रेन है या जो सीरियल क्रॉप है, वीट है स्पेशली, उसके अंदर अपने उसकी हार्डनेस कितनी है। ठीक है, उसकी हार्डनेस कितनी है, ये अपन निकाल सकते हैं बच्चों, पर्लिंग इंडेक्स का पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा, पर्लर मशीन के द्वारा। अगर अपन देखें पर्लिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपने इनिशियल वेट में से अपने फाइनल वेट घटा दो, है ना। इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट है, उसमें से क्या घटा दो बच्चों, इनिशियल वेट में से फाइनल वेट घटा दो, और उसमें भाग लगा दो किसका, वापस से इनिशियल वेट का, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये अपने आ जाएगा क्या, पर्लिंग इंडेक्स का परसेंटेज। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पर्लिंग इंडेक्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, जो इनिशियल वेट है, स्टार्टिंग में जो ग्रेन है, ठीक है, उसका क्या वेट है, फिर अपन ने क्या किया, उसके कर्नेल से रिमूव कर दी इसकी आउटर लेयर, उसके बाद में जो अपने फाइनल वेट मिलता है वो माइनस कर दो, फिर भाग लगा दो वापस से इनिशियल वेट का, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने क्या आ जाता है बच्चों, पर्लिंग इंडेक्स निकल जाता है। तो आपको याद ये रखना है कि पर्लिंग इंडेक्स क्या करता है, अपने वीट के जो ग्रेन्स है ना उसमें हार्डनेस कितनी है उसका पता लगाते हैं। इसके लिए अपने एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसका नाम क्या है, पर्लर। अगर पर्लिंग इंडेक्स अपने ज़्यादा आता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अपने सॉफ्ट है, जो ग्रेन्स है वो क्या सॉफ्ट है। और अगर कम आता है तो जो ग्रेन है वो क्या हार्ड है। फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100, दिस इज कॉल्ड द पर्लिंग इंडेक्स परसेंटेज का फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, ब्लांचिंग एंड मिलिंग इन व्हीट। ठीक है, गेहूं इसके अंदर अपन ब्लांचिंग करते हैं या अपन मिलिंग करते हैं। मिलिंग मतलब क्या होता है, हमने मिलिंग करके अपन गेहूं से आटा बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले अपन इसमें ब्लांचिंग भी करते हैं। तो ये क्या प्रोसीजर होती है इसके बारे में देखते हैं। देखो, फ्लोअर यील्ड फ्रॉम मिल्ड इज अबाउट 70 to 74%। ठीक है, गेहूं की अपन जब मिलिंग करते हैं, मिलिंग मतलब जब गेहूं के जो दाने होते हैं ना, उसको अपन क्या करते हैं, अपन उसको उसको अपन मिलिंग करके उसके द्वारा अपन क्या बना लेते हैं, उसका फ्लोर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं अपन, फ्लोर। ठीक है, क्या बना लेते हैं, फ्लोर मतलब आटा बना लेते हैं। तो उस टाइम बच्चों 70 to 74% अपने को इल्ड मिलती है। मतलब अगर अपन बोले कि अपन ने 100 किलोग्राम अगर गेहूं डाला, तो उसका जो फ्लोर है वो कितना मिलेगा अपने को, 70 से 74% ही मिलेगा बच्चों। ब्लांचिंग इन वीट, ब्लांचिंग इन वीट इज डन टू रिमूव द जेंथोफिल पिगमेंट यूजिंग बेंजोल पेरोक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, वीट में अपन ब्लांचिंग भी कर सकते हैं। ब्लांचिंग देखो बेसिकली वैसे बच्चों कहाँ पर होती है, हमने मेनली वेजिटेबल में की जाती है। ठीक है, और मेनली अपन क्या करते हैं, इसको जो हॉट वाटर होता है ना, हॉट वाटर उसमें अपन क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। हॉट वाटर में बॉईल करते हैं और फिर अपन उसको क्या कर देंगे, अपन कोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा अपने जो वीट में ब्लांचिंग करेंगे ना, उसके द्वारा क्या होगा बच्चों,
जो जेंथोफिल कंटेंट होता है ना, जेंथोफिल, वो अपने क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ब्लांचिंग करने के लिए अपन करते क्या है, बेंजाइल पेरोक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लूटीन कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल प्रोटीन इन प्रेजेंट इन द व्हीट। व्हीट के अंदर अपने जितना भी प्रोटीन होता है, ठीक है, जैसे अपन ने देखा कि 8 से 15% के बीच में, या स्पेशली पूछा जाए तो अपन बोल सकते हैं 11 से 12% के रूप में क्या होता है, व्हीट में प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। तो इसका अपने 80% जो है ना, वो कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों, ग्लूटीन होता है। कौन सा होता है, ग्लूटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लास्ट चीज देखते हैं, उसका नाम क्या है बच्चों, ग्लूटीन एलर्जी। हमने देखा ग्लूटीन है क्या, ग्लूटीन एक टाइप का प्रोटीन है जो व्हीट के अंदर जितना भी प्रोटीन पाया जाता है ना, उसका 80% होता है, वो क्या होता है अपने ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ग्लूटीन एलर्जी इन ह्यूमन इज नोन एज सेलिएक डिजीज। ठीक है, ग्लूटीन की वजह से जो एलर्जी होती है ना, उसका अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सेलिएक डिजीज बोलते हैं, सेलिएक डिजीज कहा जाता है। रेचेज ऑन स्किन इज द कॉमन सिम्टम ऑफ सेलिएक डिजीज। अप्रोक्स रेचेज मतलब जैसे ही हमने लाल से दबाए, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हाथों पर, पैरों पर या पूरी बॉडी में अपने क्या हो जाते हैं, इस तरह के रेचेज हो जाते हैं। ठीक है, ये जो रेचेज होते हैं ना बॉडी पर, ये अपने क्या होता है, अपने स्पेशल सिम्टम होता है किसका, ग्लूटीन एनर्जी का। अप्रोक्सीमेटली 1 in 100 पीपुल आर अफेक्टेड बाय द सेलिएक डिजीज। ठीक है, 100 में से एक व्यक्ति है ना, उसके अंदर अपने कौन सी डिजीज पाई जाती है बच्चों, ये सेलिएक डिजीज पाई जाती है। कौन सी डिजीज पाई जाती है, सेलिएक डिजीज, जो किसकी वजह से होती है, अपने ग्लूटीन की एलर्जी की वजह से होती है। इन मैनी कंट्री लाइक द यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, और आजकल तो इंडिया में भी मिलती है, जो अपने सेलिएक डिजीज के बहुत सारे पेशेंट्स अपने को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, जो ग्लूटीन प्रोटीन है उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपने ह्यूमन है उसके अंदर एक डिजीज हो जाती है, इसका नाम है सेलिएक डिजीज। उसमें होता क्या है बेसिकली, जो अपने हैंड्स है या अपनी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर रेचेस दिखाई देते हैं, अपनी स्किन के ऊपर रेचेस दिखाई देते हैं। 100 में से एक व्यक्ति है वो अपने अप्रोक्सीमेटली सेलियक डिजीज के द्वारा अपने अफेक्टेड दिखाई देता है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये अपनी ग्लूटीन एनर्जी होगी, एलर्जी होगी, और उससे होने वाली डिजीज का नाम क्या होता है, सेलियक डिजीज। ठीक है, वैसे कुछ सेलियक डिजीज के सिम्टम है, जैसे अपने स्किन में देख लिया कि इच्ची रेसेस हो जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या हो जाता है बच्चों, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ब्रेन के अंदर अपने क्या हो जाएगा, लगातार हेडेक रहता है। ठीक है, माउथ शोर रहता है, खट्टा रहता है अपने। ठीक है, टूथ है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये अपने जॉइंट्स और बोन्स के ऊपर भी, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उनके ऊपर भी इसका क्या होता है बच्चों, इफेक्ट होता है। तो ये अपने देख लिया सेलियक डिजीज के बारे में, जो ग्लूटीन की एलर्जी की वजह से होती है। तो चलो बच्चों, ये अपने वीट कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच, हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये अपना वीट क्रॉप जो सेकंड क्रॉप है वो कंप्लीट हो गई है। अभी तक अपन ने राइस क्रॉप पढ़ा, फिर उसके बाद में अपने वीट क्रॉप पढ़ा, आगे अपन नेक्स्ट सीरियल क्रॉप्स पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।